करता है। अब आ जाते हैं केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन की तरफ। केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन क्या है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। एन एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन इन विच इंडिविजुअल हु हैव द डिजीज़ under study, also called cases, are compared to the individual free of disease regarding past exposure। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी ये असल में एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन की एक किस्म है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वो लोग जिनको डिजीज़ लाहक हो चुकी होती है, जिनको बीमारी होती है, जिनको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिन पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसको हम केसेस कहते हैं। उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो कि एक्सपोज हुए होते हैं किसी ख़ास इन्वायरमेंट को, लेकिन उनमें फिर भी बीमारी जो है वो मौजूद नहीं होती, डिजीज़ फ्री होते हैं, जिसको हम कंट्रोल कहते हैं। तो उनके साथ हम क्या करते हैं, केसेस को कंपेयर करते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी होती है, ठीक है, इस डिज़ाइन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। Exposure differences between cases and control are helpful to find potential risk or protective factors. The purpose is to determine if there are one or more factors associated with the disease under study। ठीक है, अब केस कंट्रोल स्टडी को करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि जो केस हम स्टडी कर रहे हैं, जिस डिज़ीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, तो आया इसके पीछे एक वजह है या एक से ज़्यादा वजूहात जो है वो मौजूद है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। सही है, to examine the possible relation of exposure to a certain diseases we identify। ठीक है, वही बात है कि केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या करते हैं, वो डिजीज़ जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे क्या वजूहात है, क्या रिलेशनशिप है, क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ये बीमारी काज हुई है या केस जो है ये काज हुआ है, इसको मालूम करते हैं। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद डिजीज़ एंड फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन, एक हमारे साथ लोगों का एक ग्रुप होता है जिनमें क्या होती है, जिनमें एक ख़ास बीमारी होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, केसेस कहते हैं। तो इनको हम ले लेते हैं। इसी तरह से दूसरा जो ग्रुप होता है वो क्या होते हैं, विदाउट डिजीज़ होते हैं, उनमें किसी किस्म की डिजीज़ नहीं होती लेकिन वो एक्सपोज हुए होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम कंट्रोल कहते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द स्टडी कंपेयर्स द अकरेंस ऑफ द पॉसिबल कासेस इन केसेस एंड इन कंट्रोल। और इसी तरह से इस स्टडी के दौरान हम क्या करते हैं, दोनों ग्रुप को कंपेयर करते हैं कि कितने % जो है रिस्क है केसेस के काज होने का, और जो कंट्रोल है उसमें डिजीज़ के काज होने का कितना रिस्क है। ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रुप एक्सपोज हुए होते हैं, लेकिन एक ग्रुप जो है उनमें डिजीज़ होती है जिनको हम केसेस कहते हैं, और एक ग्रुप जो है वो डिजीज़ फ्री होता है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, और जानने की कोशिश करते हैं कि एक में डिजीज़ क्यों काज हुआ और दूसरे में क्यों काज नहीं हुआ। डिज़ाइन ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी की डिज़ाइन अगर हम इसके मेथड के बारे में बात करें, ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, कि एक हमारे साथ ग्रुप होता है केसेस वाला, ठीक है, लोगों का वो ग्रुप जिनमें बीमारी होती है। ठीक है, तो इनमें रिस्क फैक्टर जो मौजूद होते हैं वो जानते हैं, और जो उनमें मौजूद नहीं होते उसको हम मालूम करते हैं। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप है वो कंट्रोल का होता है, उनमें भी जो रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं उसको मालूम करते हैं, और जो नहीं मौजूद उसके बारे में हम जानते हैं, और फिर इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, When is a case control study warranted? Case control study हम कब कर सकते हैं? A case control study is usually conducted before a cohort or an experimental study to identify the possible etiology of the diseases. केस कंट्रोल स्टडी जब भी हम करेंगे तो कोहर्ट या एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पहले करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे ताकि हमें उस डिज़ीज़ के बारे में, जो उसकी इटियोलॉजी है, मतलब जो वजूहात है, उसके बारे में हमें पता चल सके। तो केस कंट्रोल स्टडी हम कोहर्ट या एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पहले करेंगे। ठीक है,
इट कॉस्ट रिलेटिवली लेस एंड कैन बी कंडक्टेड इन अ शॉर्टर टाइम। इसी तरह से जो केस कंट्रोल स्टडी है इस पर भी बहुत कम खर्चा आता है और टाइम भी इस पर इतना ज़्यादा नहीं लगता, मतलब शॉर्ट टाइम ये लेता है। फॉर अ गिवन डिजीज़ केस कंट्रोल स्टडी कैन इन्वेस्टिगेट मल्टीपल एक्सपोजर, ठीक है, एक ख़ास बीमारी के लिए जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे एक्सपोजर को क्या करते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अ केस कंट्रोल स्टडी इज प्रेफर व्हेन द डिजीज इज रेयर बिकॉज इन्वेस्टिगेटर कैन इंटेंशनली सर्च फॉर द केसेस, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसी डिजीज़ जो कि रेयर होते हैं तो ऐसे डिजीज़ के लिए हम केस कंट्रोल स्टडी जो है क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है, उसकी एटियोलॉजी को उसके रिस्क फैक्टर्स को मालूम करना होता है। सो अगर हम रेयर केसेस को स्टडी करेंगे तो इससे हमारी जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा होगा, हमारे पास स्टडी जो है डेटा जो है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। सो अ कोहॉर्ट स्टडी of rare diseases would need to start with a large number of exposed people to get adequate number of cases. So अगर आप कोहॉर्ट स्टडी करते हैं रेयर डिजीज़ के हवाले से तो इसके लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा तादाद में पॉपुलेशन से जो है सैंपल लेने होंगे और सैंपल साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हमने रखना होगा उन लोगों का जो कि एक्सपोज हुए होते हैं ख़ास इन्वायरमेंट को। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारे साथ उन केसेस जो है वो भी ज़्यादा तादाद में हमारे पास आएंगे, ठीक है। एडवांटेजेस अगर केस कंट्रोल की हम देखें तो कैन बी कैरिड आउट क्विकली एंड क्वाइट चीपली। वही बात है कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड लेता है, मतलब इसका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत शॉर्ट है और चीपली इसको हम कर सकते हैं, ख़र्चा इस पर नहीं आता। यूज़फुल फॉर रेयर डिजीज़ एंड आउटकम, ये ज़्यादातर रेयर डिजीज़ और जो आउटकम है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। कैन बी स्टडी मल्टीपल एक्सपोजर फॉर अ सिंगल आउटकम, एक डिजीज़ के बहुत सारे एक्सपोजर आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। केस कंट्रोल स्टडी कैन बी आइडियल फॉर द स्टडी ऑफ रेयर डिजीज़, ठीक है। रेयर डिजीज़ के स्टडी के लिए केस कंट्रोल डिज़ाइन जो है ये सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन है, ठीक है। कंपेयर्स एक्सपोजर बिटवीन केस एंड कंट्रोल, और इसी तरह से जो केस एंड कंट्रोल के दरमियान जो ओड्स है उसको हम कंपेयर करते हैं। ओड्स मैंने बताया था ना आपको कि हम कहते हैं कि नहीं ये काम होगा और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों के दरमियान जो रेशो है इसको हम ओड्स रेशो कहते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन ओवर मैचिंग, जो कंट्रोल पॉपुलेशन की हम सिलेक्शन करते हैं वो ओवर मैच करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन बाइज एज एक्सपोजर, और इसी तरह से इंफॉर्मेशन एज एक्सपोजर के बेस पर इंफॉर्मेशन में जो है इसमें गलतियाँ जो है आपको मिल सकती है। सिलेक्शन बाइज स्पेशली रिगार्डिंग कंट्रोल, ठीक है। कैन नॉट इस्टेब्लिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इसके ज़रिए हम सीक्वेंस के साथ इवेंट्स को जो है वो तरतीब नहीं दे सकते। रियर एक्सपोजर के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। कैन नॉट यूजुअली बी यूज टू एस्टिमेट इंसिडेंस रेट, इसके ज़रिए हम इंसिडेंस रेट्स को मालूम नहीं कर सकते, रिलेटिव रिस्क को मालूम नहीं कर सकते और एट्रीब्यूटेबल रिस्क को मालूम नहीं कर सकते। तो आपके एग्ज़ाम में ये वाला पॉइंट आ सकता है, ठीक है। और कोहॉर्ट में जो मैंने आपको बताया था कि उसके ज़रिए हम इंसिडेंट रेट, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क को मालूम कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट एग्जाम में आपके आए हुए हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन आता है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन ये भी इंतहाई सिंपल है, ठीक है। इसमें हम एक सैम्पल लेते हैं, एक पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन लेते हैं, उसको हम रेंडमाइज टेक्निक के ज़रिए क्या करते हैं, सैम्पल उससे लेते हैं, जिसमें एक हमारे साथ केस ग्रुप होता है, एक हमारे साथ कंट्रोल ग्रुप होता है। Randomized controlled trial, an experimental epidemiological experiment in which subjects in a population are randomly allocated into groups, usually called study and control groups, to receive and not receive an experimental, preventive or therapeutic procedure, maneuver or intervention. रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये असल में हमारे साथ एक एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें हम पॉपुलेशन से जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं, तो वो रेंडम
प्रोसेस के ज़रिए क्या करते हैं, उनको ग्रुप में हम क्या करते हैं, तरतीब देते हैं। और इसी तरह से उन ग्रुप में एक हमारे साथ स्टडी ग्रुप होता है, एक हमारे साथ कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, स्टडी ग्रुप वो होता है जिनको हमने एक ख़ास थेरेपी दी होती है या उन पर हमने कुछ अप्लाई किया होता है, उन पर हमने कोई प्रोसीजर अप्लाई किया होता है। जबकि कंट्रोल ग्रुप ये वो होता है जिन पर हमने कोई भी प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया होता। ठीक है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में हमारे साथ कुछ कंपोनेंट है। सबसे पहले रेंडमाइज किसे कहते हैं, एलोकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट टू वेरियस ग्रुप इन रैंडम फैशन। रैंडम फैशन किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो रैंडम प्रोसेस से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में जो है 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और आप जो है एक सर्वे करना चाहते हैं और उस सर्वे के लिए आपको 10 लोगों की ज़रूरत है। तो अब 10 लोग जो है आप क्या करते हैं, आप उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये नहीं देखते कि ये वाला भी टॉपर है, ये वाला भी टॉपर है, मतलब काबिल लोग जो है आप 10 काबिल लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी को छोड़ लेते हैं। इसको रैंडम नहीं कहते। रैंडम से मुराद ये है कि बेतरतीब आप जो है कुछ को पीछे से उठा लेते हैं, कुछ को दरमियान से उठा लेते हैं, कुछ को साइड से उठा लेते हैं, कुछ को जो है सामने के फ्रंट लाइन से आप उठा लेते हैं। ठीक है, तो बग़ैर किसी सीक्वेंस के जो है आपको उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं है और आप उनको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को रेंडमाइजेशन कहते हैं। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल ग्रुप इज़ यूज्ड टू कंपेयर द इफ़ेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलर ट्रीटमेंट। कंट्रोल ग्रुप ये वो ग्रुप होता है, लोगों पर मुश्तमिल वो ग्रुप होता है जिनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ पार्टिकुलर ट्रीटमेंट। एक पार्टिकुलर ट्रीटमेंट जब हम उनको दे देते हैं तो उसके क्या असरात उन पर पड़ते हैं। ठीक है, तो उन असरात के लिए जो है हम क्या करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं किसके साथ, केस ग्रुप के साथ या ट्रायल ग्रुप के साथ। ठीक है, सो ट्रायल क्या है, एन एक्सपेरिमेंट कंडक्शन। ट्रायल से मुराद आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम ट्रायल कहते हैं। आपके पास रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, आप एक रेफरेंस पॉपुलेशन से मुराद आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, वो टारगेट पॉपुलेशन उसमें से ले लेते हैं। टारगेट पॉपुलेशन से आप फिर रेंडमाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए सैंपल ले लेते हैं। सैंपल लेने के बाद आप क्या करते हैं, रेंडमली एलोकेशन करते हैं। मतलब रेंडमली जो सैंपल में लोग होते हैं उनको एक ग्रुप में, एक आपका इंटरवेंशन ग्रुप होता है, एक आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। जो इंटरवेंशन ग्रुप होता है ये वो होता है जिन पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनमें जो इफ़ेक्ट पैदा होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कंपेयर करते हैं कंट्रोल ग्रुप के साथ। और इसी तरह से जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, आउटकम मेजर्स कहते हैं। Randomized control trial. The true experimental study design has 3 characteristics. एक तो इसमें हम रेंडमाइजेशन करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रिसर्चर टेक केयर टू रेंडमली असाइन सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रेंडमली वो पार्टिसिपेंट को एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ईच सब्जेक्ट इज़ गिवन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइन टू ईदर ग्रुप। ठीक है, जिसमें हर एक बंदे को जो है मुकम्मल उनके चांसेस होते हैं 100% की उनकी सिलेक्शन हो जाए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल की है। रिसर्चर इंट्रोड्यूसेस वन और मोर कंट्रोल्स ग्रुप टू कंपेयर विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप में वो लोग होते हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक मैनिपुलेशन है। द रिसर्चर डज समथिंग टू वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इन द स्टडी। मैनिपुलेशन से मुराद ये है कि जो रिसर्चर होते हैं वो इंटरवेंशन ग्रुप या जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनमें जो मौजूद लोग होते हैं उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको कुछ देते हैं, उन पर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और उसके बाद फिर उनकी जो स्टेटस है, उनकी जो कंडीशन है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। नोट, द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज़ दैट बाय रेंडमाइजेशन ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मतलब क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है, वो इस वजह से है कि इसमें हम जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं तो वो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी किस्म की फेवर नहीं करते, सबको जो है बराबर चांसेस होते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाए।
इन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वी बिगिन विद अ डिफाइंड पॉपुलेशन। सही बात है, एक पॉपुलेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट इन अ स्टडी पॉपुलेशन आर रेंडमली एलोकेटेड। जो स्टडी पॉपुलेशन होती है उनमें जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट से मुराद जो लोग होते हैं, तो उनको हम रेंडमली क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और एक उनको जो है एक को कंट्रोल ग्रुप में डालते हैं और एक को इंटरवेंशन ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। एंड द रिजल्ट्स आर असेस्ड बाय कंपेयरिंग आउटकम। और इसी तरह से इनमें जो रिजल्ट्स आते हैं तो उनको फिर हम कंपेयर करते हुए उसको असेस करते हुए उनके रिजल्ट्स जो है कंपेयर करते हैं, ठीक है। द बेसिक डिज़ाइन ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज़ गिवन बिलो। तो ये आपके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर दिया गया है कि सबसे पहले हमारे साथ स्टडी पॉपुलेशन होती है, सैम्पलिंग कर लेते हैं, फिर रेंडमाइजेशन के ज़रिए हम कुछ लोगों को स्टडी ग्रुप में डाल देते हैं, कुछ लोगों को कंट्रोल ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से पहला डेटा हम स्टडी या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से भी ले लेते हैं इंटरवेंशन से पहले, और पहला डेटा हम कंट्रोल ग्रुप से भी ले लेते हैं उसी टाइम। फिर उनको हम इंटरवेंशन देते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है जो लोग होते हैं उन पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको किसी ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज करते हैं, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है वो उसी तरह से होता है, ठीक है, उनको हम एक्सपोज नहीं करते। फिर उसके बाद हम दोबारा से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से डेटा ले लेते हैं इंटरवेंशन के बाद, और आखिर में हम क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप जो है उनसे भी उसी टाइम डेटा ले लेते हैं, और फिर इन दोनों डेटा को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंस हमें मिलती है तो उससे हम डेटा ले लेते हैं। एलोकेशन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट रेंडमाइजेशन। तो रेंडम इज इक्वल टू गॉन बाय चांस, मतलब हर एक बंदे के पास चांस होती है। रेंडमाइजेशन मतलब वो अमल जिसमें हम बाय चांस जो है लोगों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ईच सैम्पलिंग यूनिट हैव द सेम चांस ऑफ सेलेक्शन, ठीक है, सबके साथ बराबर के चांसेस होते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाए। Randomization is the process by which allocation of subjects to treatment group is done by chance without the ability or to predict who is in what group, ठीक है, बगैर ये जाने हुए कि कौन लोग जो है किस ग्रुप में है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, रेंडमाइजेशन कहते हैं। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब रेंडमली हम जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं तो इसका पहला जो पर्पस है वो यही होता है कि प्रिवेंट बाइस इन एलोकेटिंग सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट ग्रुप, ठीक है। सब्जेक्ट को ट्रीटमेंट ग्रुप में एलोकेट करने के लिए अपने आप को किसी भी किस्म की मिस्टेक से बचाने के लिए हम इस तरह के प्रोसेस को करते हैं। और दूसरा पर्पस ये होता है कि हम इसको इसलिए करते हैं ताकि हम दो ग्रुप्स के दरमियान जो कंपैरिजन है वो बेहतर तरीके से करें। Stratified randomization is random assignment within a group defined by participant characteristics such as age or disease severity intended to ensure good balance of these factors across the intervention group. स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन ये भी हमारे साथ रेंडमाइजेशन की एक किस्म है, लेकिन इसमें हम जो पार्टिसिपेंट मुख्तलिफ ग्रुप में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो उनको जो है उनके एज के बेस पर करते हैं या उनकी डिज़ीज़ की सिविरिटी के बेस पर करते हैं कि मॉडरेट डिज़ीज़ है, माइल्ड डिज़ीज़ है या सीवियर डिज़ीज़ है, ठीक है। इसी तरह से इसके बेस पर हम उनको क्या करते हैं, ग्रुप में तकसीम करते हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल दिया गया है स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन का, तो इसको आप खुद देख सकते हैं, सही है। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन किसे कहते हैं? रेंडमाइज्ड ट्रायल आर गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन बिकॉज द पोटेंशियल फॉर बाइस इज़ अवॉइडेड। जो रेंडमाइज ट्रायल प्रोसेस है इसको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन से मुराद ये है कि ये सबसे बेहतरीन प्रोसेस है, सबसे बेहतरीन डिज़ाइन है, टेक्निक है, क्योंकि इसके ज़रिए हम जो मिस्टेक्स होते हैं, जो गलतियाँ होती है, उसके होने से हम क्या करते हैं, अपने आप को एवॉइड करते हैं, सही है।
ब्लाइंडिंग इन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ब्लाइंडिंग की अगर हम बात करें, सो ब्लाइंडिंग रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ब्लाइंडिंग भी ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में। The term blinding या masking refers to keep trial participant, investigators or assessor unaware of the assigned intervention so that they are not influenced by that knowledge, ठीक है। ब्लाइंडिंग या मास्किंग से मुराद ये है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने जो पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टिगेटर्स या जो एसेसर्स होते हैं जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उनको हम अपनी जो एक्सपेरिमेंट है उससे हम क्या करते हैं, उससे बेखबर रखते हैं। उसके हवाले से हम इनको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देते। बस इनका जो काम होता है, इन्होंने वो काम करना होता है और बाकी इनको किसी किस्म का डेटा जो है वो नहीं दिया जाता, ताकि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें किसी किस्म की ये लोग जो है तब्दीली ना कर दे, या इन लोगों के पास अगर रिसर्च के हवाले से इंफॉर्मेशन होंगी तो ये फिर उसके बारे में सोचेंगे और अपने आप से एरर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे बचाने के लिए हम ब्लाइंडिंग करते हैं, अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं और रिसर्च के दौरान जितने भी लोग होते हैं उनको अनअवेयर रखते हैं, तो इसको हम ब्लाइंडिंग कहते हैं। ब्लाइंडिंग प्रिवेंट बाइस एज सेवरल स्टेजेस ऑफ ट्रायल, ठीक है। ब्लाइंडिंग के ज़रिए हम किसी भी किस्म के मिस्टेक करने से लोगों को जो है रोक सकते हैं। मास्किंग और ब्लाइंडिंग इज़ यूज टू इंक्रीज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पर्सन डीलिंग विद द रेंडमाइज स्टडी, ठीक है। सो सब्जेक्ट हु कैन बी मास्क, वो लोग जिनको हम अनअवेयर रखते हैं, उनको बेखबर रखते हैं, तो उसमें हमारे साथ स्टडी पार्टिसिपेंट आते हैं, मतलब जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। केयर गिवर्स और ट्रीटर आते हैं, जो कि केयर गिवर्स होते हैं, केयर देने वाले होते हैं, उनको हम अनअवेयर रखते हैं। जो डेटा कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, जो डेटा को एनालाइज करने वाले लोग होते हैं और जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, इनको हम बेखबर रखते हैं एक्सपेरिमेंट से। लेवल ऑफ मास्किंग हमारे साथ इसके लेवल है, एक हमारे साथ नॉन ब्लाइंडेड होता है, ठीक है, एक हमारे साथ सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड और ट्रिपल ब्लाइंड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऑलरेडी MCQs आए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको आप गौर से सुने। अब प्लेसबो किसे कहते हैं? प्लेसबो ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है जिसका मतलब है आई विल प्लीज़, ठीक है, मतलब मैं कर सकता हूँ। इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट, operation, therapy, chemical solution, pill, etc., which is administered as if it were a therapy but which has no therapeutic value other than the placebo effect, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक नशाई पेशेंट है, ठीक है, जो कि नशे का क्या है, आदी है। आप उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब उनको नशे की तलब हो रही है, ठीक है, वो चीखते मार रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन वो हॉस्पिटल में है, क्योंकि आप उनको नशा तो नहीं दे सकते, आप तो उनका इलाज कर रहे हैं ना। तो आप उनको क्या करते हैं, आप उनको कहते हैं कि चले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो लगा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा आपको नशा जो है वो दे देता हूँ, लेकिन आपने बताना नहीं है किसी को, ठीक है। तो आपने तो उसको बता दिया है कि मैं आपको नशा दे रहा हूँ, लेकिन आपने उसके इंजेक्शन में सिर्फ क्या किए, सिरिंज में आपने डिस्टिल वाटर जो है वो डाला हुआ है और आप उनको सिर्फ कहते हैं कि ये नशा है और मैं आपको चुपके से दे रहा हूँ, आपने किसी को भी नहीं बताना। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्लेसबो कहते हैं। और इससे उनको थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाता है लेकिन नुकसान नहीं होता, मतलब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ मुझे नशा थोड़ा दे दिया गया है, तो वो जो है फिर रिलैक्स हो जाते हैं। जबकि नोज़िबो जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये है कि आई विल हार्म, मतलब ऐसी ट्रीटमेंट लाइक प्लेसबो की तरह ही होता है, लेकिन इसके जो नताइज होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। डिस्टिल वाटर के बजाय आप उनको दोबारा से नशा दे देते हैं तो वो आदि उसी तरह से रहते हैं और उससे वो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, फ़ायदा उनको नहीं पहुंचता। तो इसको हम नोसिबो कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी।
टाइप्स ऑफ ब्लाइंडिंग की हम बात कर रहे थे, तो सिंगल ब्लाइंड से मुराद ये है कि द सब्जेक्ट आर नॉट नोइंग द ग्रुप टू विच दे आर बिलोंगिंग, ठीक है। इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको किसी किस्म का पता नहीं होता, खबर नहीं होता कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसको सिंगल ब्लाइंड कहते हैं। डबल ब्लाइंड से मुराद ये है कि ना ही पार्टिसिपेंट और ना ही केयर गिवर को जो है पता होता है ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल से मुराद ये है कि ना ही सब्जेक्ट, ना ही केयर गिवर और ना ही जो पर्सन होता है जो कि एनालिसिस कर रहा होता है, इन तीनों बंदों को जो है किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, ग्रुप के हवाले से इनको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं होती, तो इसको हम ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल कहते हैं। सही है। एडवांटेजेस ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एक्सपोजर इज़ अंडर कंट्रोल, एक्सपोजर जो है अंडर कंट्रोल होता है, हमारी कंट्रोल में होता है। रेंडमाइजेशन की वजह से दोनों इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप जो है उनकी सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स होता है। स्टडी के दौरान जब हम ब्लाइंडिंग करते हैं तो ऑब्जर्वर एंड सिलेक्शन बायस जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। इसकी वजह से अगर प्रॉपरली इसको हम कर ले तो इसकी वजह से कंफाउंडिंग में कमी आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ कैन कंफर्म और रिफ्यूट थियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, कैन इवालुएट द एफिकेसी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इसको हम इवालुएट कर सकते हैं। और ये जो है एक बेस्ट मेथड है किसी भी किस्म की कॉजल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो एथिकल प्रॉब्लम इसमें होता है ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट, ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ इंटरवेंशन इन द ट्रीटेड ग्रुप एंड प्रोविजन ऑफ प्लेसबो, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। रिलेटिवली ये हमारे साथ एक्सपेंसिव होता है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। काज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी, काज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है? इन अ काज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी एट लीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू एक्सपेरिमेंट इज मिसिंग एदर रेंडमाइजेशन और द यूज़ ऑफ सेपरेट कंट्रोल ग्रुप। काज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी ये सेम ही होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि या तो इसमें हम रेंडमाइजेशन नहीं करते या इसमें हम सेपरेट कंट्रोल ग्रुप जो है वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो अ काज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी हाउ एवर ऑलवेज इंक्लूड मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट सर्व एज एन इंटरवेंशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करते हैं, ठीक है, उन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी पर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरवेंशन करते हैं और उससे हमारे पास जो डेटा आता है उसको हम यूज़ करते हैं। One of the most common Kazai experimental design uses two or more groups, ठीक है, one of which serve as a control group in which no intervention takes place, but groups are observed before as well as after intervention। मतलब मिसाल के तौर पर आप एक टॉपिक के हवाले से लेक्चर देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो लेक्चर देने से पहले आप स्टूडेंट से क्या करते हैं, कुछ सवालात करते हैं और उस टॉपिक के हवाले से ये जानने के लिए कि आया उनके पास इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है या नहीं। तो जब आप ये कर लेते हैं जी, इसको हम प्री कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं या प्री टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है, प्री टीचिंग सेशन। तो ये करने के बाद फिर आप उनको टीचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। टीचिंग करने के बाद फिर पोस्ट कॉन्फ्रेंस आप करते हैं। पोस्ट कॉन्फ्रेंस में उनसे आप दोबारा सवालात करते हैं। अगर वो आपको उन सवालात के जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सेशन इनको दिया था तो वो इफ़ेक्टिव रहा, इससे इनकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, इनकी नॉलेज जो है इम्प्रूव हुई है। सो द सब्जेक्ट इन द टू ग्रुप हैव नॉट बीन रेंडमली असाइन, इनको हम रेंडमली असाइन जो है वो नहीं करते, ठीक है। ये हमारे साथ स्टडी ग्रुप होता है बिफोर, फिर हम इनको इंटरवेंशन देते हैं, फिर स्टडी ग्रुप आफ्टर इंटरवेंशन। इसी तरह से हमारे साथ दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप होता है उनसे भी बिफोर डेटा ले लेते हैं और आखिर में उनसे हम डेटा ले लेते हैं और दोनों को फिर हम कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से हम काज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। इसी तरह से काज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जो हमारे साथ दूसरी किस्म है या दूसरी मेथड है वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, another type of the design that is often chosen because it is quite easily to set up uses only one group in which intervention is carried out। इसमें हम एक या एक से ज़्यादा ग्रुप नहीं लेते बल्कि इसमें सिर्फ एक ग्रुप लेते हैं और उसी एक ग्रुप को हम एज अ इंटरवेंशन ग्रुप जो है कंसीडर करते हैं, उन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो डेटा हमारे पास आता है उसको हम यूज़ करते हैं।
The situation is analyzed before and after intervention to test if there is any difference in the observed problem. This is called before after study. इसको हम before after study कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ दूसरी क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की एक मेथड है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टडी ग्रुप है, बिफोर इंटरवेंशन हमने कर दिया, फिर आफ्टर हमारे साथ ये ग्रुप आता है स्टडी ग्रुप आफ्टर, और इसी तरह से बिफोर और आफ्टर, ये बिफोर है और ये आफ्टर है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डेटा आ जाता है। Study types and strength of evidence. Analytical study involves the systematic evaluation of suspected relationship, for example between exposure or a health outcome. Analytical study में हम क्या करते हैं, जो हमारे साथ स्टडी ग्रुप्स होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को मालूम करते हैं, एक्सपोजर और हेल्थ आउटकम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। एनालिटिकल स्टडी टाइपिकली प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर एविडेंस कंसर्निंग पार्टिकुलर रिलेशनशिप। एनालिटिकल स्टडी जो है ये हमें एक ख़ास रिलेशनशिप के बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है प्रोवाइड करती है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ द ओनली टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन दैट कैन एक्चुअली प्रूव काजेशन। जबकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन ये एक ऐसी डिज़ाइन है, वाहिद ऐसी स्टडी डिज़ाइन है जो कि आपको हकीकत में किसी भी किस्म के जो हेल्थ आउटकम है उसके पीछे जो इटियोलॉजी होती है, जो रिलेशनशिप होते हैं, जो काजेस होते हैं, उसको प्रूव करके बताती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 7 एपिडेमियोलॉजी का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो इसको गौर से सुने, बार बार सुने, ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए। MCQs ज़्यादातर आपके इसी यूनिट से आएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं यूनिट नंबर 8 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।